जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों यहां पर अमेरिका बोल रहा है कि हमने डील फाइनल कर ली है और दूसरी तरफ ईरान ये बोल रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का कोई कॉल नहीं आया, कोई डील विल नहीं है, जो चल रहा है जैसी स्थिति थी वैसी ही चल रही है। ग्राउंड रियलिटी भी देखा जाए तो यहां पर अमेरिका भले ही डील की बात कर रहा है, नेगोशिएशंस की बात कर रहा है, न्यूक्लियर डील की बात कर रहा है, वहीं ईरान मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है। अमेरिका ने यह तक बोल दिया था कि थर्सडे तक 5 दिन तक हम मुहूर्त देंगे ईरान को, उसके किसी भी फैसिलिटी पर हम अटैक नहीं करेंगे। और वहीं ईरान मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहा है इसराइल के ऊपर और वहीं अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर। तो देखा जाए तो जो पूरी दुनिया की नजर है गल्फ के क्राइसिस के ऊपर कि जल्दी ये मामला सिमट जाए, ताकि हमारा जो एक क्राइसिस उत्पन्न हो चुका है, जो बन चुका है, जो कि सप्लाई चेन से रिलेटेड है, भले ही वो आपके क्रूड ऑयल के हो या एलपीजी से हो, जल्द से जल्द वो सुलझ जाए। अदरवाइज पूरी दुनिया में जिस तरीके का माहौल है, बहुत भयानक लेवल का इकोनॉमिक अनरेस्ट पूरी दुनिया झेल रही है। स्टॉक मार्केट्स में भी ब्लड बाथ हो रहा है। तो ये पूरा मसला सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन वही बात है, जब कोई देश हारने लगता है तो एक नैरेटिव वॉर चालू हो जाता है। सेम चीज आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखी होगी कि पाकिस्तान ने पीपीटी के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि हमने भारत को हराया, वहीं भारत ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से प्रूफ दिया कि किस तरीके की भारतीय टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई है। बस यही अंतर होता है नैरेटिव वॉर का। और इस नैरेटिव वॉर में जो जीत जाए, समझो उसने पूरी मीडिया को काबू करते हुए पूरी दुनिया का ट्रस्ट हासिल कर लिया। लेकिन यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा माहौल हो चुका है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया है जिसमें भयानक लेवल की स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लोग बोल रहे हैं कि नशे में बनाया होगा, तो वो भी थोड़ा गौर करने लायक है। यहां पर आपको समझना होगा कि अब क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप के द्वारा। उन्होंने बोला, आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations, which की spelling देखिए, will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period, जो थर्सडे को एंड हो जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, उसी बीच ईरान की तरफ से जो रिप्लाई आया है कि ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हर तरीके से डिनाई कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप के यहां पर क्लेम किया जा रहा है। किसी तरीके का कोई नेगोशिएशन दोनों ही देशों के बीच में नहीं हो रहा है और उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कि जो अपना खुद का पुराना स्टैंड था, उसकी जो पोजीशंस थी, उसे मान लिया नहीं जाता। और यह भी बोल दिया है ईरान ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी वही जहाज निकलेगा जो ईरान का दोस्त है और उसे रोका जाएगा, तबाह किया जाएगा जो अमेरिका का दोस्त है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो चुका है। भारत के एलपीजी कंटेनर्स आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो यहां पर भारत की डिप्लोमेसी की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो एट अ टाइम अमेरिका को भी मैनेज कर रहा है ताकि सैंक्शंस का वॉर उसे झेलना ना पड़े। ईरान को भी टैकल कर रहा है, ईरान को मदद भी पहुंचा रहा है, इजराइल का भी मान रख रहा है, रशिया का भी सम्मान रख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। लेकिन वही बात है, जिस तरीके से नए नैरेटिव्स यहां पर सेट किए जा रहे हैं उसको थोड़ा आपको समझना होगा। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताता हूं। फिलहाल अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हैं तो यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है, आपको बस इसे सिंपली स्कैन करना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डायरेक्टली चले जाएंगे, जहां पर आपको सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। करंट अफेयर की एक हमारी पीडीएफ अपलोड होती है, वो भी मिल जाएगी। अब चर्चा क्या है, सुर्खियों में क्यों ये न्यूज है, तो यहां पर सीधी सी बात है, ट्रंप के क्लेम की बात की जा रही है जिसमें यह बताया गया है कि ईरान एग्री हो चुका है न्यूक्लियर वेपन्स को अवॉइड करने में, इवन न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उसको भी लिमिट करने में। ये बहुत बड़ी बात है और ट्रंप की तरफ से ये एलिगेशंस आ रहे हैं। फिलहाल तो अपन एलिगेशंस ही बोलेंगे। ट्रंप ने तो ये भी क्लेम कर दिया था कि ट्रंप ने ही पाकिस्तान और भारत की वॉर रुकवाई है। तो आप समझिएगा ट्रंप का जो एक रवैया चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार चल रहा है। अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, यहां पर जो रिपोर्ट्स आई है वो पॉसिबल नेगोशिएशंस की आ रही है। देखिए, थोड़ी बहुत बातचीत तो हुई है, ये बात तय है, लेकिन कंक्लूजन नहीं आया है। और जब दो देशों के बीच में ट्रस्ट नहीं होता तो किसी भी तरह की बातचीत का भी फिर कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो यहां पर ऐसा भी नहीं बोल सकते अपन कि कोई बातचीत नहीं हो रही होगी, कोई पॉसिबल नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। पॉसिबल नेगोशिएशंस हो रहे हैं लेकिन निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं पहुंचा है। तो यहां पर आपको एक बड़ा ग्लोबल नैरेटिव दिखेगा जो अमेरिका अपनी तरफ से फैलाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, और वहीं ईरान अपनी तरफ से बताना चाह रहा है। यहां पर ईरान अमेरिका की इस हिपोक्रेसी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है और वहीं पर अमेरिका, वही बात है, बचा हुआ रास्ता यहां पर अपनाना चाह रहा है क्योंकि नुकसान अमेरिका को भी भरपूर हो रहा है।
तो यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा मसला इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, ये कोई अभी का तो कॉन्टेक्स्ट है नहीं कि अभी लड़ाई चालू हुई हो। ईरान में जब IRGC आया था, मतलब जब ईरानियन रिवॉल्यूशन की बात हुई थी 1979 में, और अपन बोल सकते हैं कि प्योरली इस्लामिक रिवॉल्यूशन की जब शुरुआत हुई थी 1979 में, IRGC का इंट्रोडक्शन हुआ था, तभी से लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो था ना, वो बहुत पीक पर चला गया था। यहां पर यूएस और ईरान की हॉस्टिलिटी उसी वक्त से बढ़ना चालू हो गई थी। वो तो एक बात ये बताई जाती है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जोए बाइडेन बने थे, तो 2015 में एक बीच का रास्ता निकाला गया, और उस बीच के रास्ते में ईरान भी मान गया था, उस बीच के रास्ते में अमेरिका भी मान गया था। ईरान ऐसे मान गया था कि हमारे ऊपर जो हम एक न्यूक्लियर बेस्ड फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, हम उसे लिमिट कर देंगे, और वहीं अमेरिका ये मान गया था कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस भी कम लगाना चालू कर देंगे। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, जो जोए बाइडेन ने करा वो ट्रंप क्यों आगे बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, यहां पर आइडियोलॉजिकल वॉर भी एक बड़ी चीज होती है। तो ट्रंप आते साथ उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कैंसिल कर देते हैं, और फिर टेंशन एस्केलेट हो जाती है। यह तय हो जाता है कि फर्स्ट टर्म या फिर सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म में ट्रंप कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में रिलेशन है, ये इंटेंसिफाई होगा। मतलब इंडिकेशंस उसी वक्त से चालू हो गए थे। अब जब 1979 में IRGC आया, तभी से अमेरिका ने ईरान के ऊपर नंबर ऑफ सैंक्शंस इंपोज करना चालू कर दिया। देखिए, इसका इंपैक्ट भारत में भी पड़ा था, क्योंकि भारत बहुत लंबे समय तक ईरान से भी क्रूड ऑयल लेता था, अभी भी लेता है, बल्कि जो रूट से आता है वो भारत के उसी रूट से आता है, बल्कि पूरी दुनिया का क्रूड ऑयल उसी रूट से आता है, जिस रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। न्यूक्लियर कंसर्न उस वक्त चालू हुआ जब 2000 का दशक चालू होता है, और वही बात है यहां पर अब आपको एक और आइडियोलॉजिकल वॉर देखने को मिलेगा वेस्ट के बीच में और ईरान के बीच में। क्योंकि गल्फ कंट्रीज की बात की जाए तो गल्फ कंट्रीज में ईरान ही एक ऐसा देश है, इजराइल को छोड़ दिया जाए, अपन पर्टिकुलर गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर कैपेबल है। और यही डर वाली बात है उन गल्फ कंट्रीज के लिए जो एलाय है अमेरिका की, क्योंकि वो तो चाहेंगे ही नहीं कि उनके अलावा कोई और देश न्यूक्लियर कैपेबल बने। और यहां पर ईरान इतने तेजी से न्यूक्लियर कैपेबल बनना चाह रहा था कि खुद इजराइल के लिए एक एक्सटेंशियल थ्रेट हो चुका था, और अमेरिका के लिए चिंता वाली बात थी, क्योंकि इजराइल अमेरिका का एक घनिष्ठ मित्र है। जैसे कि भारत और इजराइल के संबंध है, वैसे इजराइल अमेरिका के संबंध रखते हैं। वैसे तो हमारे नेक्स्ट लेवल के हैं इजराइल के साथ, लेकिन फिर भी यहां पर अपन जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। है क्या ये? यहां पर और इस प्लान ऑफ एक्शन के अंतर्गत जो जोए बाइडेन के समय 2015 में साइन किया गया था, इसमें ईरान को जो इसका यूरेनियम एनरिचमेंट है उसे लिमिट करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। और इंटरेस्टिंगली बराबर यहां पर मेंबर नेशंस थे, ईरान की तरफ से रशिया, चाइना, तो वहीं यहां पर अगर बात की जाए इजराइल की तरफ से यूएस, यूके और फ्रांस, ये तीन है। तो यहां देखोगे आप, एक हो गया वेस्ट और दूसरा हो गया यहां पर ईरान और उसकी सपोर्टिव कंट्री। तो आपको एक क्लियर यहां पर एक और आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी। बस बात यह है कि इस JCPOA के अंतर्गत IAEA एक रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म था जो मॉनिटरिंग करता था कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में। और अगर IAEA की बात की जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये आपका लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी जांच करता है, उसको मॉनिटर करता है। तो यहां पर यह जिम्मा भी इसको देके रखा था। उद्देश्य सिंपल सा था कि ईरान को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकना है, ताकि गल्फ में शांति बनी रहे। और उसके बदले में ईरान को क्या मिला? तो अमेरिका की तरफ से सैंक्शन रिलीफ मिला। लेकिन वही बात है, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो 2018 में JCPOA से एग्जिट हो जाता है अमेरिका। और यहां पर ईरान को भी एक समझ में आ जाता है कि अगर अमेरिका पीछे हट रहा है, मतलब हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। और वही बात होती है, अमेरिका फिर से सैंक्शंस लगाना चालू कर देता है, और ईरान भी, जो पुराना ईरान था, वो उसी रास्ते पर चलना चालू कर देता है। वो अपना यूरेनियम को और तेजी से एनरिच करना चालू कर देता है। और इसीलिए तो ये ट्रेड डील हुई थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटी को रोका जाए, ताकि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कैपेबल कंट्री ना बने, खतरा ना हो किसी को भी। अब यहां पर चालू होता है ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके लिए यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। अब आप समझिएगा, युद्ध के ठीक पहले अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही थी, और इसी वक्त ईरान ने कहा था कि अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है हम दोनों देश के बीच में, मतलब
ईरान सेज गुड प्रोग्रेस मेड इन न्यूक्लियर टॉक्स विद द यूएस इन जिनेवा। जब दोनों ही देश जिनेवा में मिले थे तो एक ऐसा रास्ता निकलने वाला था, लेकिन आपको ध्यान होगा जैसे ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया 1 मार्च को, उसको ठीक पहले भी एक बैठक हुई थी, लेकिन वो भी कंक्लूडरी नहीं थी। यूएस एंड ईरान रैप अप लेटेस्ट न्यूक्लियर टॉक्स विदाउट अ डील एज द रिस्क ऑफ वॉर लूम्स। अगर ये आर्टिकल देखेंगे तो ये 27 फेब का है, युद्ध के ठीक 2 दिन पहले का। कुल मिला के यहां पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तब भी टारगेट में था, वो अब भी टारगेट में है। यहां पर उस प्रोग्राम के अंतर्गत यूरेनियम एनरिच कैपेबिलिटी की बात थी, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री डिबेट हुआ करती थी, और इसमें IAEA का इंस्पेक्शन भी लगातार चलते आ रहा था। लेकिन वही बात है कि ईरान ये बताता है कि हमें जो हमारा यूरेनियम है उसे सिविलियन के लिए यूज करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूज करना है, लेकिन वेस्ट इसे ऐसे पोर्ट्रे करता था जैसे कि ईरान का जो एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ वेपन्स के लिए किया जा रहा है। और ऑलरेडी ईरान 90% तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका था, जो किसी भी देश के लिए क्लोज टू द वेपनाइजेशन माना जाता है। और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें खलबली तो मचेगी, वो भी किसको? इजराइल को। और यहां से चालू होता है एक और नैरेटिव वॉर, और इस युद्ध की शुरुआत यूएस का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि ईरान को किसी भी तरीके से यहां पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करना है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना है, ताकि वो अपने एलाय इजराइल और गल्फ एलाइज, जिसमें मोस्टली सारी ही जीसी कंट्रीज आ जाती है, जिसमें आपका कतर आ जाता है, यूएई आ जाता है, इसके बाद ओमान आ जाता है, बहरीन आ जाता है, मतलब हर वो गल्फ में देश आ जाते हैं जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है। और देखिए किस खूबसूरती के साथ ईरान भी उन्हीं गल्फ कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है। वहीं पर वो मिसाइल्स, ड्रोन, हर तरीके से हमला कर रहा है। और अगर बात की जाए दुबई की, तो उसे तो छोड़ा ही नहीं है। उस दुबई को जो दुनिया में सबसे सेफेस्ट प्लेस मानी जाती है, 2025 में भी सेफेस्ट सिटी दुबई, 2026 में भी सेफेस्ट सिटी दुबई, उसे भी ईरान तबाह करने में लगा हुआ है। कुल मिला के ईरान भी क्या कर रहा है? अमेरिका के एलाइज को टारगेट कर रहा है। और वहीं यूएस का ऑब्जेक्टिव आपको पता है, यूएस तो चाहता ही है कि उसका गल्फ रीजन में भी डोमिनेंस मेंटेन रहे, मतलब वेस्ट का डोमिनेंस मेंटेन रहे, चाहे उसे सैंक्शन का यूज करना पड़े या फिर डिप्लोमेसी का यूज करना पड़े। तो यहां पर चित्त भी यूएस की, पट्टी भी यूएस की, ऐसा चाहता है। लेकिन इजराइल का अपना एक अलग स्टैंड है। इजराइल ने हमेशा से ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खुद के लिए एक एक्सटेंशियल थ्रेट माना है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इवन इन द गल्फ रीजन में अपोज करते आया है। और यहां पर हमेशा से स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट को वो सपोर्ट करते आया है। और इसके कारण उसमें याद रखिएगा, जो इजराइल की मोसाद है, उसी के कारण पूरी दुनिया को एक एक्टिव हमेशा से इंफॉर्मेशन मिलती रही कि किस तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए, इवन इन द गल्फ रीजन, और पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। तो यहां पर इजराइल का भी अपना एक स्टैंड है, कारण यही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो देखिए, पूरी दुनिया के लिए ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक महत्व आपको बताता हूं। इसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, इवन इसकी जो ज्योग्राफी है, वो आपको थोड़ा समझना होगा। ईरान वो देश है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, और जाहिर सी बात है यही उसके लिए बहुत गरज की बात है, मतलब एक घमंड वाली बात है कि वो बैठा ही वहां पर है जहां से सबसे ज्यादा पूरी दुनिया का क्रूड ऑयल होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो यहां पर आपको दिख रहा है। ये जो रीजन है, एक पतला सा रास्ता है, जो पतला सा स्ट्रेट है, यही है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और लगभग आप मान के चलिए 80 से 80% अगर भारत का भी क्रूड ऑयल यही या इसी रास्ते से इंपोर्ट होकर आ रहा है, तो ये भारत के लिए भी कितनी चिंता वाली बात होगी, पूरी दुनिया के लिए कितनी चिंता वाली बात होगी, क्योंकि ईरान का इस पर बहुत बड़ा कंट्रोल है, इस रूट पर बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो ईरान की आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हिसाब से कि ईरान का क्या रेलेवेंस है। सबसे ज्यादा ऑयल और गैस रिजर्व ईरान के पास है, इसीलिए उसका इन्फ्लुएंस इराक, सीरिया, यमन तक आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, ईरान एक बहुत बड़ा शिया पावर सेंटर है अमंग ऑल सुन्नी कंट्रीज जो कि गल्फ में लोकेटेड है। तो यहां पर आपको शिया सुन्नी वाला भी एक क्राइसिस बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है, बस इस बार कुछ ज्यादा ही चीजें एस्केलेट हो चुकी है। अब पॉसिबल सिनेरियो यही है कि अगर कुछ भी होता है तो एक नई न्यूक्लियर डील आपको देखने को मिल सकती है, और यहां पर स्टेटस क्वो टेंशन क्रिएट हो सकता है, मिलिट्री एस्केलेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और भारत इतना सक्षम है
कि इन देशों के बीच में एक अच्छी खासी पहल भी कर सकता है। और ईरान और पूरी दुनिया भारत को इस नजर से देख भी रही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रास्ता निकाल सकता है। तो इंटरेस्टिंगली यहां पर भारत के रोल की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। लेकिन इसी बीच इंपैक्ट की अगर बात की जाए तो एज यूजुअल आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगे, भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, गल्फ में जब कभी भी कुछ भी हुआ है भारत के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ा है। ईरान की बात की जाए तो ईरान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान को डोमिनेट करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा था। अब ईरान में कुछ होता है तो यह पोर्ट भी हमारा खतरे में आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि यहां पर सिर्फ पोर्ट की बात नहीं है। भारत का एक मेजर जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो इसी रूट से होकर आता है। वो तो अच्छी बात यह है कि वॉर शुरू होने के पहले हमने हमारे ऑयल रूट के ट्रेड को बहुत पहले से ही डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया था। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3-4 सालों में जिस रशिया से हम 2% से भी कम क्रूड ऑयल परचेस करते थे, आज उस रशिया से 40% से ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर हम क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं। और सिर्फ उससे नहीं कर रहे हैं, हम उससे ऑयल खरीद के अपने रिजर्व्स में डाल रहे हैं और पूरी दुनिया को बेच भी रहे हैं। तो यहां पर वही है, आपदा में अवसर भारत फिलहाल तलाश रहा है। लेकिन हां, इसका इंपैक्ट भारत में पड़ेगा क्योंकि वॉर इंटेंसिफाई ऑलरेडी हो चुका है। और यहां पर देखिए मसले कौन कौन से हैं। चाबहार पोर्ट कनेक्टिविटी एज यूजुअल, एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है। अगर आप पूछेंगे कि भारत किसके साथ है, तो भारत ना अमेरिका के साथ है, भारत ना ईरान के साथ है, ना भारत इजराइल के साथ है। भारत भारतीयों के साथ है और भारत ये चाह रहा है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी फिलहाल मेंटेन रहे। इसलिए भारत बैलेंसिंग की तरफ जा रहा है। यूएस और ईरान दोनों के टाई को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज की अगर बात की जाए तो भारतीय डायस्पोरा सबसे बड़ा है। कुछ भी होता है तो भारत के लिए भी खतरे वाली बात है। तो आप समझ सकते हैं ये जो मसला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर किसी भी तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, भले वो ट्रंप की तरफ से हो, ईरान की तरफ से हो, जब तक दोनों देश किसी एक पेपर पर साइन नहीं कर देते तब तक उसे एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि ये पूरा जो चल रहा है ये एक्चुअली में एक नरेटिव वॉर अब चालू हो चुका है। अमेरिका को एहसास हो चुका है कि उसने बहुत गलत फट्टे में हाथ डाला है। तो यहां पर उसे एहसास है नुकसान उसे हो रहा है। तो यहां पर जो कंडीशन क्रिएट हुई है, सिचुएशन क्रिएट हुई है, आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि इस युद्ध में कौन शक्तिशाली देश बनकर उभरता है। कमेंट करके दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आपका इस वीडियो पर, आपका ये जो यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएशंस चल रहा है, इस पर क्या सोचना है। जय हिंद एवं वंदे मातरम।